So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be do all the PYQs from literary criticism section of your course. This is a very important section. A lot of you have requested me to bring the questions from this particular section. Today's video is going to be very insightful for you. आपके रिवीजन के दौर में ये ऐसे टाइप का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ देख पाते हो और जज कर पाते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या नहीं. सो लेट्स गो. सबसे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है सो प्लीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड चेक देम आउट. नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा. यहाँ पे डेली बेसिस पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री PYQs, टेस्ट सीरीज एंड पोल्स मिल जाते हैं जो बच्चों को मदद करते हैं उनके आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए. आप किसी भी तरीके की क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स के डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं. आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर. द नंबर 1 क्वेश्चन दैट वी सी ओवर हियर इज अ मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको क्रिटिक्स दिए हुए हैं एंड उनके वर्क्स दिए हुए हैं. सिंपल सा सीधा साफ क्वेश्चन है. आई हैव नॉट मार्क द आंसर्स. आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए एंड स्ट्राइक योर आंसर्स एंड देन ओनली सी द एक्चुअल आंसर. प्लेटो, अरिस्टोटल, पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी हमारे 4 मेन क्रिटिक्स माने जाते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एंड उनके कुछ वर्क्स दिए हुए हैं. अब काफ़ी सारे बच्चों को ये देख के कन्फ्यूजन होगी कि अरे प्लेटो का तो यहाँ पे मुझे वर्क नहीं समझ में आ रहा है या अरिस्टोटल का, क्योंकि उन्होंने प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे राइटर्स के सिर्फ मेजर वर्क्स पढ़ रखे होते हैं. कि प्लेटो का भाई उन्होंने द रिपब्लिक पढ़ लिया, अरिस्टोटल का उन्होंने पोएटिक्स पढ़ लिया एंड उसके अलावा उनका कोई वर्क पढ़ा ही नहीं. तो इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स के माइनर वर्क्स भी आपसे आपका यूजीसी नेट पूछता है. सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेटो का जो वर्क है वो है सिम्पोजियम. दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ प्लेटो टॉक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑफ लव. तो ये जो इनका वर्क है कोई बहुत मेजर वर्क नहीं है, माइनर वर्क है. मैंने पिछले मिसलेनियस वीडियो में भी आप लोगों को एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की थी कि प्लेटो जो सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं अपने बहुत सारे वर्क्स के अंदर, उसकी मैंने एक थोड़ी सी लिस्ट दी थी. अगर आपने उसको देखा होगा तो ये पर्टिकुलर वर्क उसमें ज़रूर से क्रॉस हुआ था. ठीक है. देन अरिस्टोटल का पोएटिक्स के अलावा एक वर्क है रिटोरिक्स, जिनके अंदर ये बात करते हैं अबाउट द परसुएशन, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, की जो स्पीच जो होती है, जो आपके रिटोरिशियंस, जो आपके नेता, जो आपके बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह यूज़ करते हैं. द प्रॉपर काइंड ऑफ वर्ड्स, द आर्ट ऑफ परसुएशन, द perfect use of your speech to persuade someone into doing anything you want to. उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की है आपके अरिस्टोटल ने रिटोरिक्स में. अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है आपके पीबी शेली और फिलिप सिडनी ने, क्योंकि दोनों ने ही एक ही टाइटल जैसा काम लिखा हुआ है एंड इससे आपके यूजीसी नेट ने कई बार, प्लीज़ पॉइंट दिस नोट, कि कई बार क्वेश्चन पूछा है एंड मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी भी वीडियो में कि इनसे कितनी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो पीबी शेली जो कि हमारे एक रोमांटिक राइटर है, वो आपके प्लेटो के द्वारा किए गए जितने भी लालछन लगाए गए थे पोइट्री एंड पोइट्स के ऊपर, उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एक डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखते हैं. तो इनका ये जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री, वो हमारे रोमांटिक राइटर पीबी शेली का वर्क है. अब बहुत सारे बच्चे अभी ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे नहीं मैम, हम लोग ने तो फिलिप सिडनी का डिफेंस ऑफ पोइजी भी पढ़ के रखा है. तो यू आर एग्जैक्टली राइट. आपके जो फिलिप सिडनी ने स्टीफन गोसॉन के द्वारा किए गए जो प्लेटो की ही एक इनडायरेक्ट एलिगेशंस थी पोएट्स एंड पोइट्री के ऊपर, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं इन अपॉलजी फॉर पोइट्री या अपॉलजी ऑफ पोइट्री, या फिर इसका दूसरा नाम है डिफेंस ऑफ पोइजी. आपको इस चीज़ को अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए कि डिफेंस ऑफ पोइजी जहाँ पे लिखा होगा वो फिलिप सिडनी का वर्क है एंड जहाँ पे डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा हुआ है वो हमारे पीबी शेली का वर्क है. मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेटोस मेन ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट पोएट्री. आप सभी को ये बात पता होगी कि अपनी मेन सेमाइनल वर्क द रिपब्लिक के अंदर इन्होंने पोइट्री को लेकर या फिर बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर बात की है. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली पोइट्री के बारे में बात करेंगे कि प्लेटो ने पोएट्स एंड पोइट्री के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, कुछ अटैक किया हुआ है. आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन कौन से यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट में से इनका एक्चुअल अटैक जो है वो सही बैठता है. तो अगेन आप लोग अपना वीडियो को रोक कर आंसर अपना डिसाइड कर सकते हो. देन ओनली यू गो एंड सी द
आंसर। आपका पहला जो ऑप्शन है, द पोएट इज एन इमिटेटर। क्या प्लेटो बोलते हैं कि जो पोएट है वो इमिटेटर होता है? बिल्कुल। आपके प्लेटो बोलते हैं पोएट्री के लिए कि ये तो भाई थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी है। रियलिटी को ही आपके जो प्लेटो है वो रियल नहीं मानते हैं, कहते हैं कि इनके जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स की जो फर्स्ट कॉपी है वही आपकी रियलिटी है। एंड रियलिटी की भी जब आप एक कॉपी निकाल लेते हो पोएट्री में या फिर अपनी पेंटिंग वगैरह में, तो वो सेकंड एंड आपकी थर्ड कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से पोएट अपने आप ही एक इमिटेटर मतलब कि कॉपी करने वाला बन जाता है प्लेटो के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, द पोएट इज इनकेपेबल ऑफ ब्रेवरी। अब भाई अगर आपने अच्छे से रिपब्लिक को पढ़ा है तो आप कहीं पे भी ये स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी कि उन्होंने क्या बोली हैं, जो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। फिलहाल ये स्टेटमेंट तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है। अगला पॉइंट देखिए, द पोएट बाय फ्यूलिंग पैशंस एंड इमोशंस वीकन्स द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन्स। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। प्लेटो कहते हैं कि जिस तरीके से आपकी पोइट्री, मतलब मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो सॉन्ग्स की कोई किसी सॉन्ग की लिरिक्स बहुत अच्छी होती है, वो बिल्कुल दिल को छू जाती हैं। कभी कभी किसी गाने को सुनकर आपको आंसू भी निकल के आ सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर बॉयज़, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है कि बॉयज़ भी पसंद करते हैं मीनिंगफुल सॉन्ग्स को सुनना। एंड प्लेटो का यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर कहना है कि जो आपके बॉयज़ होते हैं, आप इस बात बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि पुराने ज़माने में एक लड़के के मन में इमोशंस का होना तो बिल्कुल भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं था। ही कुड ओनली बी सीन एज अ वेरी करेजियस एंड ब्रेव काइंड ऑफ पर्सन, जो लड़ाई करने में एंड लॉजिकल होने में एंड रैशनल होने में ही अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पे प्लेटो ने कहा है कि जो पोइट्री है वो इंसान के अंदर इमोशंस को ज़्यादा उत्पन्न करके उसके लॉजिक को ख़त्म कर देती है, उसको इरैशनल बना देती है, उसकी सोल को, उसकी रीजनिंग को वीकन कर देती है और आपकी सिटीजन्स की कैपेसिटी को कम कर देती है। यहाँ पे सिटीजन से उनका मतलब मेल से ही है। तो ये पॉइंट उन्होंने रिपब्लिक में बोला है। अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा था रिपब्लिक में, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उन्होंने रिपब्लिक में बोल रखी हैं। इसको आप लोग को ज़रूर से नोट करके लिखना चाहिए। द पोएट इज लेस रिस्पॉन्सिबल, ऐसा वो कहीं पे भी नहीं बोलते हैं कि भाई पोएट में ब्रेवरी नहीं होती है और वो लेस रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि वो ये जरूर कहते हैं द पोएट हैज नो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे उनका ये मतलब नहीं है कि उनको कि पोएट्स को तो बिल्कुल अकल ही नहीं होती है। इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ही इज ट्राइंग टू से कि आपकी जो समझ होती है दुनियादारी की या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, वो आपके प्लेटो के अकॉर्डिंग पोएट्स के अंदर नहीं थी। वो लोग किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने इल्यूजन की दुनिया में रहकर बात करते थे, किसी भी चीज़ को तर्क की नज़रों से नहीं देखते थे। इसीलिए आपके प्लेटो कहते हैं ये सारे पॉइंट्स आपके पोएट्स के लिए। आप इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक बार फिर से पढ़िए, अपने नोट्स में लिखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग was of the view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore trivial। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को लेके आती हूँ कि अगर मैं बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस उससे इंटर रिलेटेड हो, कि क्वेश्चंस के ही जरिए बहुत सारे बच्चों को एक लाइन के जरिए एक चेन बनती जाए और उनको चीज़ें समझ में आए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि एक दिन के अंदर काफ़ी सारे व्यूज़ हो जाते हैं एक वीडियो के ऊपर, लेकिन उतने लाइक्स नहीं आते हैं। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक किया करो, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि नहीं मुझे इन वीडियो से बहुत कुछ मिलता है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर छोड़ा करो। हम लोग अपनी तरफ से मेहनत ही कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब इनको आगे बढ़ाएगा अपने एल्गोरिदम में, वो सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों पे डिपेंड करता है। तो चाहो तो इन वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट भी ज़रूर से किया करो। आपकी तरफ से हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके बोला गया है कि वो कौन सा ऐसा आपका क्रिटिक है जो बोलता है, जिसको पोइट्री को लेके ये व्यू है कि वो तो सिर्फ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है और हेंस आपकी पोइट्री कुछ भी नहीं है, बहुत ही ट्रिवियल छोटी सी चीज़ है। तो ये बात आप सभी को पता है कि प्लेटो ने बोल रखी है पोइट्री के लिए। ठीक है, सिंपल लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, Which two of the following poets defended poetry against Plato's degeneration of poetry? ध्यान दीजिए कि प्लेटो ने जो भी अटैक किया था पोएट्री एंड पोएट्स के ऊपर, उसको डिफेंड करने के लिए आपके पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में दो राइटर्स थे, दो क्रिटिक्स थे, जिनको मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सो प्लीज स्ट्राइक योर आंसर फर्स्ट एंड देन सी द एक्चुअल आंसर। ये हैं आपके पीबी शेली एंड दूसरे हैं आपके फिलिप सिडनी। दोनों का ऑलमोस्ट वर्क एक जैसा है, अपॉलॉजी फॉर पोएट्री या फिर डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है,
देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब क्योंकि आप लोग को इसके स्टेटमेंट्स पता होते हैं कि इट 1 इज करेक्ट, 1 इज 2 या मतलब करेक्ट है या नहीं है, तो मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं ताकि आप लोग बहुत बड़े फॉन्ट में क्लियरली क्वेश्चंस को देख पाओ। स्टेटमेंट 1 बोलता है अनलाइक प्लेटो, Aristotle considers that poetry at its best requires great skill and also differentiates between good and bad poetry on clear and systematic aesthetic grounds। आपके प्लेटो से हट के आपके अरिस्टोटल कहते हैं, कंसिडर करते हैं पोइट्री को कि अच्छी पोइट्री लिखने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन होने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ ग्रेटर स्किल। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने आगे जाके अपने वर्क के अंदर गुड पोइट्री और बैड पोइट्री के बीच में डिफ्रेंशिएशन भी किया है और सिर्फ अच्छाइयाँ बुराइयाँ नहीं बताई है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे आपको एलिमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू कि भाई इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप अपनी पोइट्री, अपने प्ले, अपने ट्रेजेडी को अच्छा बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो आई गेस ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू बैठता है। सेकेंड स्टेटमेंट, Aristotle accepts Plato's insight that emotions are important to poetry but rejects Plato's distrust of the emotions। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कहा है कि although आपके अरिस्टोटल एक्सेप्ट करते हैं प्लेटो के इस बिलीव को कि हाँ भाई पोइट्री के अंदर इमोशंस डाले जाते हैं, लेकिन वो प्लेटो की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है डिस्ट्रस्ट ऑफ इमोशंस की आपकी पोइट्री के अंदर इमोशंस नहीं होने चाहिए। भाई आपके अरिस्टोटल इस पर्टिकुलर थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जो बताते हैं कि आपके वर्क के अंदर बीट योर पोइट्री, योर ट्रेजेडी, कथारसिस होनी चाहिए। एंड कथारसिस इज व्हाट, आपके एक पर्टिकुलर वर्क में व्हेन यू पुट इन सम फीलिंग्स, व्हेन यू पुट इन सम इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, तो सामने वाली ऑडियंस को परगेटेड एंड बहुत ही क्लेंस्ड फील होता है। आपके अरिस्टोटल ने बताया है कि किसी भी काम को आप बिना इमोशंस डाले जो आपकी एक्चुअल लाइफ को इमिटेट करे उसको आप शो ही नहीं कर सकते हो। इसी वजह से आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाता है, जो दोनों के ही थ्रू आपकी अरिस्टोटल की फिलॉसफी को बताने की कोशिश करता है, इमिटेशन के लिए, गुड एंड बैड पोइट्री के लिए एंड आपके इमोशंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अरिस्टोटल की ही पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। हु डिफाइंड हमार्शिया एज ट्रैजिक फ्लॉ। आपके अरिस्टोटल ने अपने वर्क के अंदर, पोइटिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा कि एक अच्छी ट्रेजेडी को लिखने के लिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ रेसिपी होनी चाहिए। अगर उस एग्जैक्ट रेसिपी का आप इस्तेमाल करते हो तो आपका ट्रेजेडी जो है, जो प्ले है आपका, वो हिट होना तो बनता ही बनता है। इसमें से जो ट्रैजिक फ्लॉ है, जिसको हमार्शिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो आपके किसने दिया है? वो आपके अरिस्टोटल ने दिया है। नाउ आई वुड नॉट लाइक टू स्टॉप ओवर हेयर एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो इन्होंने अपने वर्क के अंदर दे रखी हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लो। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट ने पूछे हुए हैं। हमार्शिया जो कि एरर ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है आपके प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई एक कमी, कोई ना कोई एक ट्रैजिक फ्लॉ हो जाता है जो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। उसके पर्सनालिटी के अंदर या तो बहुत ज़्यादा प्राइड होगा, उसके पर्सनालिटी के अंदर या तो बहुत ज़्यादा इनडाइसिसिवनेस होगी, देन उसकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा लव हो सकता है, बहुत लस्ट हो सकता है, एम्बिशन, जेलसी, कोई भी एक ऐसी कमी जो उसके कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है, जो अंत में जाके उसके पतन का कारण बनती है, उसको हम लोग हमार्शिया बोलते हैं। ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं ना कि आपका अहंकार ही आपको ले डूबेगा, तो यहाँ पे आपका ह्यूब्रिस जो शब्द है वो आपके एक्सेसिव प्राइड को शो करता है। एनेग्नोरिसिस आपका रिकॉग्निशन और डिस्कवरी है। हम लोग अक्सर मूवी देखते हैं, पूरी मूवी देखते देखते हम लोग को अचानक से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगता है कि अरे ये तो इसका बेटा था ही नहीं, ये तो इसका इलीगल बेटा था जिसको वो इतने साल से पाल रही थी, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो एक बिल्कुल किसी भी नई चीज़ की आपको डिस्कवरी होती है, बिल्कुल ही सब कुछ पलट जाता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को हम लोग एनेग्नोरिसिस कहते हैं। कैथारसिस इज पुटिंग ऑफ द इमोशंस। जिस भी टाइप के आपने इमोशंस अपनी ट्रेजेडी में, अपने वर्क में पुट किए हैं, उसका आपकी ऑडियंस पे क्या असर पड़ता है। पिटी के थ्रू, फियर के थ्रू आपका ऑडियंस खुश हो रहा है, रो रहा है, किसी भी टाइप के इमोशंस को अगर दिखा रहा है, दैट पर्टिकुलर फीलिंग इज नोन एज कैथारसिस।
जिस इंसान के अंदर जो फीलिंग सबसे ज़्यादा होती है वो किसी वर्क को देखकर सबसे ज़्यादा उसमें से निकलती है, ठीक है। पेरिपीटिया, अ सडन रिवर्सल और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, अचानक से आपके हालात बदल जाना, वक्त बदल जाना, जज्बात बदल जाना किसी भी पर्टिकुलर ट्रेजेडी के, कि अच्छी खासी आपकी एक चीज़ चल रही थी लेकिन अचानक से ये चीज़ हो गई, तो वो रिवर्सल हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को ये बोलते हैं मिमेसिस। आपको ऑलरेडी पता है इज द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसके फुल सपोर्ट में है आपके अरिस्टोटल। प्लेटो जिस तरीके से कहते हैं कि यार ये लोग तो सब लोग सिर्फ कॉपी मात्र सब कुछ दिखाते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि माना हम लोग कॉपी करते हैं लेकिन क्योंकि हमारा जीवन ही एक इमिटेशन है, हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, खुशी भी है, देन रोना भी है, ये सारी चीज़ें आप मिमिक करके अपने जब ट्रेजेडी में दिखाते हो तो इंसान रिलेटेबल फील करता है और उस वर्क को देखना पसंद करता है। पैथोस के अंदर भी बात किए जाते हैं वो हर इमोशनल अपील जो आपकी ट्रेजेडी में डाली जाती है। एंड एट लास्ट ही टॉक्स अबाउट द यूनिटी ऑफ एक्शन और द ऑल थ्री यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, जहाँ पे बोला है कि आपका जो टाइम है वो 24 घंटे के अंदर ही आपकी पर्टिकुलर ट्रेजेडी का खत्म हो जाना चाहिए। प्लेस के बारे में बात की है कि यू डू नॉट शुड शो अ पर्टिकुलर सीन इन पर्टिकुलर वन कंट्री, एंड दूसरा जो सीन है आप दूसरी कंट्री में दिखा रहे हो तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी कि यार अभी तो हम लोग लंदन में थे, अचानक से हम लोग लखनऊ में कैसे चले गए। मतलब आपकी ऑडियंस ये समझ नहीं पाएगी कि कल वो यहाँ था, अच्छा वो यहाँ पे आज चला गया। आजकल तो ज़माना अपना बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है कि अरे वो फ्लाइट लेकर आ गया, लेकिन पहले के ज़माने में ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो सही नहीं मानी जाती थी कि अगर आप एक सीन यहाँ दिखा रहे हो तो उसके इर्द गिर्द ही आपको सीन को दिखाना है। एंड दैट इज वाई ही कॉल्स द यूनिटी ऑफ एक्शन ऑल्सो, कि बहुत सारे सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए, यू शुड स्टिक टू वन मेन प्लॉट जिसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमनी चाहिए। तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। Which of the following statements is true about Aristotle's poetics? अब ये जो थोड़ा क्वेश्चन है ना आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। When I read this question I was also like कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है, ये चुटकी में आने वाला नहीं है, because the kind of sentences इन्होंने यूज़ किए हैं वो एक बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आराम से इत्मीनान से वीडियो को रोक कर इसको पढ़ो, अपना सही आंसर स्ट्राइक करने की कोशिश करो, तभी जाके आंसर को देखना। आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि आपके अरिस्टोटल के पोएटिक्स के अंदर इन्होंने एसर्ट किया है द वैल्यू ऑफ पोएट्री बाय फोकसिंग ऑन इमिटेशन, मिमेसिस रादर देन रिटोरिक्स। मैंने आपको क्लियरली इस बात को बता दिया है कि आपके जो अरिस्टोटल हैं, ठीक है, अरिस्टो मैं इतना ही लिखती हूँ, वो इमिटेशन को, मिमेसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि आपकी जो ट्रेजेडी, आपकी जो पोइट्री, आपकी जो कहानी बेसिकली होती है वो आपके ही जीवन की एक छवि होती है। एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट इन इट, एवरीथिंग कैन नॉट बी रैशनल इन इट। वो आपके जीवन के अप्स एंड डाउन्स को प्रॉपरली दिखाने का काम करती है, तभी वो हिट बनती है। एंड उसके लिए आपको लाइफ में होने वाली चीज़ों को इमिटेट करना ज़रूरी है। हेंस वो इमिटेशन को एज अ पार्ट ऑफ द पोइट्री सपोर्ट करते हैं रैदर दैन रिटोरिक्स। एक काम के अंदर बहुत अच्छी आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, फिगरेटिव स्पीचेस का इस्तेमाल किया हो, दैट डजंट मीन कि आपका वो वर्क ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये मिमेसिस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर दैन रिटोरिक्स, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आ रही होगी। ज़रूर से अपना फीडबैक मुझे देखकर बताना कि इन क्वेश्चंस को कराती हूँ मैं तो आपको कैसा फील होता है, कॉन्फिडेंट लगता है, अच्छा फील होता है, जो भी फील होता है आप नीचे लिख सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू गिव योर सजेशंस और योर फीडबैक। Who among the following believed that rhyme is not an integral part of poetry? बहुत सारे बच्चों को confusion होता है rhyme और meter आपकी जो पोइट्री के अंदर होती है वो तो मैं आपको बता दूं कि राइम आपका क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आपने देखा कि स्टार और आर जो है वो थोड़ा सा एक साथ राइम कर रहा है। बचपन में हम लोग राइमिंग वर्ड्स पढ़ा करते थे हमारी पोइट्री के अंदर, तो उसी को ही हम लोग राइम कहते हैं। बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स हम लोग शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम, स्पेंसेरियन की, पेट्रार्कन सोनेट एंड ये सब लोग पढ़ते हुए आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो राइम्स होती हैं, एंडिंग राइम्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, ए बी या बी ए करके आपकी बनती है। कौन सी चीज़ आपकी रिपीट करती है, राइम करती है। तो कौन से आपके ऐसे क्रिटिक्स हुए हैं जिन्होंने राइम को बोला है कि नहीं भाई राइम तो होना आपके काम में ज़रूरी है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है, लिरिकल बैलेड, ठीक है। देन होरेस का आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क है आर्स पोएटिका। सैमुअल डेनियल भी आपके एक माइनर क्रिटिक आप बोल सकते हैं, डिफेंस ऑफ राइम इन्होंने लिख रखा है। देन फिलिप सिडनी का अपॉलॉजी फॉर पोएट्री तो आप लोग जानते ही हैं।
इसमें से कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिन्होंने कहा है कि नहीं भाई राइम की मुझे कोई नीड नहीं है, राइम हो चाहे नहीं हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी भी राइम को मतलब रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अपने वर्क में बात की है कि भैया हम लोग को राइम की नीड ही क्या है, या फिर इन्होंने ज़्यादातर बोलने की कोशिश की है कि पोइट्री और प्रोज की जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने ज़्यादा एम्फोसाइज किया है, बट इन नो वेयर हैज़ Wordsworth deliberately told or mentioned in his particular essay or the preface that he wrote कि नहीं नहीं राइम को नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी पोइट्री इन्होंने अपनी राइमिंग स्कीम्स में ही लिख रखी है, तो वर्ड्सवर्थ को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। होरेस ने आर्स पोएटिका के अंदर बोला है कि भैया आपके काम में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका काम का जो सब्जेक्ट मैटर, जो सब्सटेंस होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए। एंड इसके लिए हम लोग को किसी भी फॉर्मल एजेंसीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स यू डू नॉट नीड अ राइम इन योर पर्टिकुलर वर्क। तो पहले आपके हो जाते हैं होरेस, देन दूसरे हैं आपके सैमुअल डेनियल, जिन्होंने तो भैया राइम के ही डिफेंस में काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं कि राइम इनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वर्क के अंदर, तो इनको तो बिल्कुल भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। चौथे मतलब दूसरे आते हैं आपके फिलिप सिडनी, जो आपकी डिफेंस ऑफ पोइसी के अंदर बोलते हैं कि भाई आपका जो वर्क है, जो पोएट है, जो पोइट्री है, वो आपके बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर शो करना चाहिए, उसमें अगर राइम नहीं भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होरेस एंड फिलिप सिडनी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, what does the phrase ut pictura poesis from Horace's art of poetry mean? यहाँ पे ut pictura poesis जो आपका टर्म दिया हुआ है, बताइए कि होरेस का जो वर्क है ऑन द सबलाइम, वो आपका जो वर्क है उसमें सॉरी लॉन्जाइनस का वर्क है ऑन द सबलाइम, होरेस का आपका जो आर्स पोएटिका है, आई एम वेरी सॉरी, उसके अंदर ये लाइन का इस्तेमाल किया गया है, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर आपके होरेस कंपेयर करते हैं पेंटिंग और पोएट्री को, जो दोनों ही एक बहुत ही क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव प्रोसेस होता है, जो आपकी इमेजिनेशन को विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है, जो दोनों ही आपके आर्टिस्ट मतलब कि पोएट एंड आपके पेंटर की जो क्रिएटिविटी है उसको पन्नों पे या शब्दों पे दिखाता है आपको विजिबली। इसीलिए इन्होंने कंपेयर किया है आपकी पेंटिंग को पोएट्री से कि एज इन पोएट्री, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, of the 5 conditions of the sublime according to Longinus, the most important conditions, this is very very important question, जहाँ पे Longinus जो on the sublime work लिखते हैं अपना, जिसके अंदर बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग एक काम को अगर सबलाइम होना है, ट्रांसेंड करना है, एस्थेटिक ब्यूटी शो करनी है अपनी वर्क की, सब्जेक्ट मैटर की, तो उस वर्क में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्लिक करना है और बताना है कि कौन सा इसमें से ऐसा है जो आपके लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग आउट ऑफ द 5 में से सबसे ज़्यादा आपके लॉन्जाइनस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर है अ लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड। यहाँ पे मैंने सारे वो 5 एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए हैं आपके लिए कि आप लोग परेशान ना हो, इधर उधर ना ढूंढो, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ग्रेटनेस ऑफ थॉट, लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि आपका जो वर्क होना चाहिए उसमें उसका जो टॉपिक होना चाहिए वो कोई ऐसे आलू चालू टॉपिक नहीं होना चाहिए कि आपने आलू के ऊपर कोई कहानी लिख दी, आपने किसी बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही ट्रिवियल टॉपिक के ऊपर कुछ भी ट्रेजेडी बना दी। वो एक ऐसी ट्रेजेडी होनी चाहिए, एक ऐसी एक बड़े कास्ट ऑफ माइंड के साथ होनी चाहिए जिसको सुनना लोग चाहें, जिससे लोग प्रेरणा लेना चाहें। कोई भी एक नॉर्मल चीज़ के ऊपर आप लिख देते हो कि भैया एक पेन की आत्मकथा, तो उसको लोग इतना इंटरेस्ट से नहीं सुनना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। विगरस ट्रीटमेंट इन्होंने बोला है आपके पैशंस का। आप अगर एक बहुत ही भारी, एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक ऑफ योर समाज को इस्तेमाल कर रहे हो अपने वर्क के लिए, तो उसके जो इमोशंस हैं वो मैच करने चाहिए भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक की रिस्पेक्ट करने के लिए। अगर आप अपने देश की किसी पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहे हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हो, तो
आपके इमोशंस उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली शो करना चाहिए कनेक्शन उसके बीच में। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, सेम गोज कि आपने अगर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है अपने लिए, एक बहुत ही लॉफ्टी कास्ट ऑफ माइंड है आपका, तो आपके जो शब्द होने चाहिए वो छपरी शब्द नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यू शुड बी यूजिंग कंप्लीट रिस्पेक्टेबल वर्ड्स विद डिग्निटी, जो उस पर्टिकुलर आपके टॉपिक के साथ बिल्कुल कनेक्शन बैठाते हो। नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, आपकी वर्डिंग्स एंड आपकी स्पीच बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए। डिफाइंड एंड एलिवेटेड कॉम्पोजिशन, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के थ्रू आपको उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहिए। आप फॉर में बोले, आप अगेंस्ट में बोले, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करें, सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ऑन द सबलाइन के लिए। अब आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रूल्ड आउट बाय लॉन्जाइनस एज अ वे ऑफ अचीविंग द सबलाइन। देखो मैंने आपको 5 ऑप्शंस बता दिए कि ये उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताइए जल्दी से इसको देख के कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आपके लॉन्जाइनस रूल आउट करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए आपके काम के अंदर। क्या वो ग्रेट थॉट्स नहीं होने चाहिए, इमॉडरेट इमोशंस नहीं होने चाहिए, नोबल डिक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड वर्ड अरेंजमेंट। 3 चीज यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। क्या नहीं फिट बैठ रहा है? इमॉडरेट इमोशन, मतलब आप अगर किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो तो आप बहुत ही कम इमोशंस के साथ भी उसके शब्दों का चयन कर सकते हो, कम इमोशंस के थ्रू उसको व्यक्त कर सकते हो। क्या ऐसा लॉन्जाइनस ने कभी भी कहा? नहीं। उन्होंने कहा विगरस इमोशंस, पैशनेट इमोशंस की जरूरत है इफ यू आर पोर्ट्रेइंग एनी सच इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हेंस इसीलिए आपका ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो रूल आउट कर दिया जाएगा बाय योर लॉन्जाइनस। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस किए बट क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप चाहो तो आप इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को अवेल करा के सारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन सेक्शन बाय सेक्शन लगा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ये जानने में कि भाई मेरे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो कितना प्रिपेयर है, कितना नहीं प्रिपेयर है। सेम गोज फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर। हमारी ये टेस्ट सीरीज आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगी जो आपको मदद करेगी जानने में कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। आपको कोई भी इस पर्टिकुलर सीरीज से लेके क्वेश्चन हो आपको अवेल करनी हो तो इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे। मेरे बाकी कोर्सेज भी मेरी वेबसाइट में अवेलेबल हैं जो मैं इसी तरीके से आसान भाषा में, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, पॉइंट टू पॉइंट और आसान भाषा में आपको पढ़ाती हूँ। चाहो तो उनको भी एक बार आप अवेल करिए। मेरे YouTube से आपको ज़रूर से जुड़े रहना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है। मेरी कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जो बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं कि मैम ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। मैंने कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं ऑलरेडी जो बच्चों के अब जाकर काम आ रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर से जाके चेकआउट करें। भूलना मत मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कम्युनिटी का एक सपोर्ट मिलता है। यू कैन कम ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड देन यू कैन हैव अ वेरी गुड चैट विद अवर स्टूडेंट्स एंड विद मी। मेरे वॉइस नोट्स बच्चों को यहाँ पे मिलते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। तो आप ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बने। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे सेक्शन वाइज वीडियोस देखना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओवरऑल अपना पॉजिटिव फीडबैक भी देना चाहो तो ज़रूर से देना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।